हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम नज़दीक है। DSSB की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। इस चीज़ के रिगार्डिंग हम लोगों ने जनरल नॉलेज के लिए एक MCQ सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसकी 11वीं क्लास है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस चैनल से और इन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो आपको समय समय से मिलती रहे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, कालीबंगा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, गग्गर हो जाएगा। ठीक है। कालीबंगा स्थल जो मुख्य रूप से गग्गर नदी, जिसे कि प्राचीन काल में सरस्वती और दृष्टदती नदियों के संगम क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसके आसपास स्थित था। तो याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ आपको, कि जो गग्गर नदी है ये कहाँ से बहती थी, या फिर कालीबंगा आज वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है साथियों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से ही हम लोगों को अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। खोपड़ी में 6 छेद जो सत्य चिकित्सा के प्रमाण हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये मिले हैं। बेलनाकार मोहर मिली है, कच्ची ईंटें मिली है, और दीनहीन और गरीब बस्तियां भी मिली है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, कि कालीबंगा से जो हड़प्पा का स्थल है वहाँ से हमें क्या क्या मिला है, और ये राजस्थान से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का मानक अनुपात क्या था? वट वाज द स्टैंडर्ड ब्रिक रेशियो ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मानक ईंटों का अनुपात था, ये आपका हो जाएगा सी, 4:2:1। आपको याद करने में भी काफ़ी आसान हो जाएगा। 1 का दुगना 2 होता है, 2 का दुगना 4 होता है, या तो इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता की जो ईंट हैं, इनका मानक अनुपात 4:2:1 था, जिसका अर्थ है कि ईंटों की जो लंबाई थी और चौड़ाई और मोटाई अनुपात जो था वो हमेशा 4:2:1 के अनुपात में होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जो सम्राट अशोक थे, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार हुए थे। उनके बाद उनके बेटे अशोक थे। तो जो अशोक के अभिलेख थे वो सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ठीक है साथियों, जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने 1837 में 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, और इन्होंने ना मुख्य ब्राह्मी और खरोष्टी जैसे प्राचीन लिपियों का अध्ययन किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अशोक के जो मेनली अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? जो मौर्य काल में नगर प्रशासन को संभालता था, प्रमुख अधिकारी उसका कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, नगराध्यक्ष हो जाएगा जी। ठीक है, नगराध्यक्ष जो है ये वो पोस्ट थी, वह व्यक्ति था, वह अधिकारी था जो मौर्य काल में नगर प्रशासन के संभालते थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ठीक है, इन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का, कि प्रयाग प्रशस्ति था क्या, इसकी रचना किसने की थी? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ भी है ये। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, इसे या तो प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं या फिर इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहते हैं। इसकी जो रचना है वह सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों के बारे में संस्कृत में वर्णन है। यह शिलालेख प्रयागराज, इलाहाबाद में, जिसे कि पहले इलाहाबाद भी कहते थे, आजकल प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर है ये। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। किसने बनाया? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। तो गुप्त साम्राज्य के समय का ये बना हुआ है। और समुद्रगुप्त इसके संरक्षक थे, बनाने वाले हरिसेन थे, और भाषा इसकी संस्कृत थी। ठीक है, और इलाहाबाद में ही पड़ता है, प्रयागराज में। तो याद रखिएगा इन प्रश्नों को। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। गुप्त काल में भूमि अनुदान किस लिपि में लिखे जाते थे? तो छठे प्रश्न का उत्तर आपका बी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है,
ब्राह्मी लिपि जो थी, तो गुप्त काल में जितने भी भूमि अनुदान थे वो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी? याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा है मैंने, नेशनल इमरजेंसी। 7वें प्रश्न का उत्तर आपका ए, आर्टिकल 352 हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। 3 अनुच्छेद हैं, रट लीजिए इनको। एक तो हो गया आपका अनुच्छेद 352, एक हो गया आपका अनुच्छेद 356 और एक हो गया आपका अनुच्छेद 360। 4 का गैप है, याद करना आसान हो जाएगा। 352वां जो अनुच्छेद है ना, ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। 352वें अनुच्छेद में राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह जैसी जो बातें हैं वो भी आ जाती है। 356 की बात करते हैं साथियों। ये 356 में क्या है? 356 में राज्य के अंदर जब आपातकाल लगता है, वो तो 352 वाला आपका राष्ट्रीय हो गया, 356 में राज्य वाला, ठीक है, जिसको भी आप कभी कभी राष्ट्रपति शासन भी कह देते हो। कि आपने कहीं कहीं सुना भी हो कि भाई इस जगह पे अब सरकार बिगड़ गई या सरकार नहीं है, सरकार बहुमत नहीं पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो राष्ट्रपति 356 के तहत ही लगाता है। और 360 क्या है? ये वित्तीय आपातकाल पे है। तो देखिए एक प्रश्न पर ही कितने सारे हो गए प्रश्न आपके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, वो आपका 352 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य आपातकाल, वो आपका 356 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वित्तीय आपातकाल से कौन सा संबंधित है, तो आप 360 लगा दोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों कहलाती है? जो राज्यसभा है एक परमानेंट हाउस है, क्यों कहलाती है ये? इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका बी, इट नेवर डिसॉल्व्स, कभी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा जो है उसको स्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 साल का होता है। ठीक है, जिसमें हर साल एक तिहाई, हर दूसरे साल 2 साल के बाद इसके एक तिहाई जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं। तो इसलिए कभी भंग ही नहीं होता। इसके विपरीत अगर लोकसभा की बात करूं, तो लोकसभा जो होती है वो 5 साल के लिए होती है और उसे भंग किया जा सकता है। उसे अस्थायी सदन भी बोलते हैं, उसे निचला सदन भी बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, 107 हो जाएगा। जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 10वें प्रश्न को, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड? तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा साथियों, 82 या का 82.5 पूर्व। ठीक है, ईस्ट में पड़ता है ये। भारतीय मानक समय जो है वो 82, इसको ऐसे ना लिख के कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 82.30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है और यह ग्रीनविच का जो टाइम है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे और 30 मिनट आगे है ये ग्रीनविच के समय से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में जो जीडीपी है तो इसके आंकड़े कौन जारी करता है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, एनएसओ। अब आप कहेंगे सर एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, भारत में जीडीपी के आंकड़े मुख्य रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगभग पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू एग्जाम में आ रहा है। जीएसटी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया? 12वें प्रश्न का उत्तर आपका सी, 101वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है,
जीएसटी को भारत में लागू करने के लिए संविधान में जो संशोधन हुआ था वो 101वां संशोधन था, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया था। जीएसटी के फुल फॉर्म भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीएसटी लागू कब हुआ था, जी 1 जुलाई 2017 को हुआ था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। जीएसटी जब लागू हुआ था तो संविधान में कौन सा संशोधन किया था जी, 101वां संशोधन किया था। इसके तहत सभी टैक्स जो थे, जो भारत में वस्तु कर था, उन सबको हटा के और एक टैक्स वैट जो था और सर्विस टैक्स था, उन सबको हटा के एक जीएसटी लेके आए थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिसे Li के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे हल्की धातु है, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहलाती है, किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है जी। 14वें प्रश्न का उत्तर आपका बी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन की वजह से ही लोहे में जंग लगता है। जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उससे जंग लग जाता है लोहे में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से ही रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल आप लोगों ने सुना भी होगा, आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है ये हीमोग्लोबिन। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। भारत में 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने जानबूझ के सीरीज में ऐड किया है कि मैं बताता हूँ आपको मैंने क्यों ऐड किया है। 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह या सभी? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सभी को, ठीक है। 2024 में इन सभी को भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन को ऐड क्यों किया है थोड़ा सा घुमा देता हूँ। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कर्पूरी ठाकुर, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये मैंने लिख दिया कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, जिन्हें मरणोपरांत ये रत्न मिला, भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वो 2024 में पहली बार जो मिला था वो 5 लोगों को मिला था। एक लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, दूसरे पीवी नरसिम्हा राव हो गए, तीसरे चौधरी चरण सिंह जी हो गए, चौथे आपके कर्पूरी ठाकुर हो गए, और पांचवें आपके जो होंगे वो हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। अब आप पूछेंगे सर ये MS स्वामीनाथन जो है नाम सुना सुना सा लग रहा है, ये है कौन? तो साथियों हरित क्रांति सुना था आपने भारत में 1960 के दशक में जो हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के जो जन्मदाता है, जिनको भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है, वो यही MS स्वामीनाथन ही थे, ठीक है। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन। हो सकता है ये ऑप्शन में ना दे के ये 2 दे दिए जाए, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है 5 में से जो भी आए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। 2025 के एशिया कप क्रिकेट T20 में भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता? जो 2025 का एशिया कप हुआ था क्रिकेट का T20 का, वो भारत ने जीता था, तो फाइनल में किस टीम को हराकर जीता था? इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। एशिया कप 2025 भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता था, और कुल मिला के ये भारत का 9वां खिताब था। ये भी याद रखिएगा कि अगर एशिया कप पे पूछ लिया जाए कि भारत ने कितनी बार एशिया कप जीता है, तो भारत ने 9वीं बार एशिया कप को जीता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। 2025 के ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, साउथ अफ्रीका। आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो भारतीय महिला टीम जो थी, इन्होंने विश्व कप 2025 का खिताब जीता। अपने नाम किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी
में भारत ने यह है अपना पहला आईसीसी खिताब जीता, ठीक है। और साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा के जो भारतीय टीम थी वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19वां, 2025 में भारत ने पहली बार किस खेल में विश्व कप का खिताब जीता? तो जैसा ही आप इस फोटो में देख रहे हैं, भारतीय महिला क्रिकेट जो टीम थी उन्होंने पहली बार 2025 में वर्ल्ड कप जीता। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त है। इस क्वेश्चन को ऐड करने का क्यों है? क्योंकि इस साल 2025 में कई खेलों में वर्ल्ड कप जीते गए हैं पहली बार, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस सीरीज में रखा गया। भारतीय महिला टीम ने पहली बार 2025 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दूँ तो मैं आपको बता दूँ स्क्वैश वर्ल्ड कप, ठीक है। ये जो आपका स्क्वैश वर्ल्ड कप था ये भी पहली बार जीता है इसी साल। हो सकता है पेपर में आपका वुमेन क्रिकेट ना के स्क्वैश वर्ल्ड कप मिल जाए आपको ऑप्शन में। तो 2025 में भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप भी जीता है, याद रखिएगा। इसके अलावा खो खो वर्ल्ड कप, ये भी याद रखिएगा साथियों। खो खो जो वर्ल्ड कप है ये भी भारत ने इस साल पहली बार जीता है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, यहाँ भी मैं को लिख देता हूँ, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। तो साथियों खाली एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप ही नहीं है जो भारतीय महिला टीम ने जीता है, स्क्वैश वर्ल्ड कप भी इस साल पहली बार भारतीय टीम ने जीता है। खो खो का वर्ल्ड कप भी इस बार भारतीय टीम ने पहली बार जीता है। और महिला कबड्डी का वर्ल्ड कप भी है, ये भी भारत ने इस साल पहली बार जीता है। और भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वो भी इस साल भारत ने पहली बार जीता है। तो हो सकता है पेपर में आपको वुमेन्स क्रिकेट के अलावा स्क्वैश मिल जाए, खो खो मिल जाए, महिला कबड्डी मिल जाए, तो जो भी मिल जाए यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था? इस प्रश्न का उत्तर आपका सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी क्रिकेट प्रेमी है जो इस डेट को भूल जाए। 19 नवंबर का वो दिन था, ठीक है। 19 नवंबर 2023 को भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, इंडिया हार गई थी, ठीक है। क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप था जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। अहमदाबाद में ये स्टेडियम है। अगर पूछ लिया जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले क्या बोलते थे, मोटेरा स्टेडियम बोलते थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पहले इसको मोटेरा स्टेडियम बोलते थे। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज के 20 प्रश्नों को किया, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने छाटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो साथियों आज की इस सीरीज़ में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।